हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपना पहले जो टॉपिक चल रहा था डार्विनिज, उसी के आगे देखेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो इनका प्राकृतिक वर्णवाद दिया था डार्विन ने, उनमें क्या कमी थी और बाद में आगे चलकर उनकी आलोचना हुई। तो डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी था वो 1859 में पब्लिश हुआ था और उस समय मानव जाति पूरी की पूरी अंधविश्वास और धार्मिक प्रभावों में से गुजर रही थी, पूर्ण तरह से अंधविश्वासी थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या देखा कि वहाँ तत्काल इंग्लैंड में सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रकार का धार्मिक तूफान खड़ा हो गया और इसे धर्म के विरुद्ध मानकर तरह तरह की आलोचनाएं की जाने लगी, क्योंकि वो इस सिद्धांत को मान्यता नहीं देते थे। उनकी अलग अलग मान्यताएं थी और जिन उनकी मान्यताओं के विरोध में यह सिद्धांत था। परंतु डार्विन स्वयं जीवन पर्यंत इन आलोचनाओं का उत्तर देते रहे और अंत में सुरक्षित समाज के अधिकांश लोगों को समझाने में सफल रहे। डार्विन अपनी चीज़ को समाज के सामने रखते और उनमें पक्ष और प्रमाण देने की कोशिश करते, पर वहाँ के लोगों ने उनको मान्यताएं नहीं दी। वास्तव में जो डार्विन का सिद्धांत था उसमें मानव जाति को वैज्ञानिक चिंतन की ओर अग्रसर करता है और उसको तार्किक बनाता है। और इस सिद्धांत की अवधारणा यह थी कि योग्यतम की उत्तरजीविता। तो मुख्य रूप से विवाद का विषय यही बना। इस प्रकार जो सही तात्पर्य समझने में लोगों को अक्सर त्रुटियां की, उनके अर्थ का अनर्थ किया लोगों ने। इस बात का अर्थ मात्र मारा काटी से योगतम बन जाना या एक जाति द्वारा दूसरी जाति को शेर की भांति मारकर खा जाना ही योगतम की उत्तरजीविता नहीं है। डायरेक्ट रूप से कभी न दिखाई देने वाले इन कारकों का भी जीवन संघर्ष के में जो जीवधारी होता है उसको योगतम बनाते हैं। हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जो वनस्पतियां होती हैं, उन वनस्पतियां भी जंतुओं की तरह ही सिद्धांत का पालन करती हैं, परंतु इनमें कभी भी संघर्ष का वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता है। इवोल्यूशन की जटिल प्रक्रिया में सक्रिय संघर्ष के स्थान पर अचेतन और अस्पष्ट संघर्ष जो इनका इवोल्यूशन के बारे में जो इन्होंने बताया, और उन्होंने ये बताया कि जो इवोल्यूशन जटिल प्रक्रिया में डायरेक्ट जो स्ट्रगल के स्थान पर अचेतन और अस्पष्ट संघर्ष जो कभी कभी एक्टिव सहयोग के रूप में प्रतीत होता है, रियली में अधिक प्रभावी रूप से इवोल्यूशन प्रोसेस को प्रेरित करते हैं। मॉडर्न पीरियड में मानव जाति का आर्थिक आदान प्रदान, जिसमें अत्यधिक जीवन संघर्ष है, वास्तव में आर्थिक सहयोग के रूप में योगतम की अतिजीविता दर्शाता है। प्राकृतिक वर्ण के परिणाम स्वरूप वे जीवधारी जीवित रहते हैं जो विभिन्न वातावरण कारकों के जटिल समूह में अपने को सर्वोत्तम रूप से अनुकूलित करने में सफल होते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद की अनेक आलोचनाएं की, परंतु जिस प्रकार से लैमार्कवाद में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सर्वाधिक विवादास्पद रही, उसी प्रकार डार्विन के लिए भी विभिन्नताओं की उत्पत्ति और उनकी वंशानुगति यानी ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस एंड देयर ट्रांसमिशंस, ये कहाँ से आती हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यह सिद्ध हुई, इस सिद्धांत में वेरिएशन की उत्पत्ति और उनका अगली पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसमिशन, इसको स्पष्ट नहीं कर पाए। डार्विन ने 1868 में हाइपोथेसिस ऑफ पेंजिनवाद दिया और इसमें आनुवंशिकता को स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया था, परंतु आगे चलकर यह परिकल्पना एक साइंटिफिक नहीं थी और गलत सिद्ध की गई। तो डार्विन का जो पेंजिनवाद था उसका अपन देखते हैं कि डार्विन ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी थी पेंजिनेसिस, और उसमें बताया था कि शरीर के समस्त सोमेटिक सेल्स जीवन पर्यंत विभाजन करती रहती हैं और इनसे सूक्ष्म कण निकलकर बॉडी में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इन कणों को इन्होंने कहा था जेम्यूल।
और जैम्यूल धीरे धीरे दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन में विशेष रूप से कलेक्ट हो जाते हैं। प्रत्येक जर्मिनल सेल्स अपने माता और पिता के शरीर की एक सूक्ष्म रचना है, जिसके द्वारा माता या पिता के समान नए एनिमल्स का विकास होता है। जैम्यूल विकास की प्रत्येक अवस्था में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। नए जैम्यूल तथा पुराने जैम्यूल में एक प्रकार की कंपटीशन होता रहता है। कुछ जैम्यूल लंबे पीरियड तक पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल साइलेंट या सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और कई पीढ़ियों के बाद अपने पूर्वजों के लक्षण प्रकट कर सकते हैं। तो उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि इस परिकल्पना के अनुसार यह शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं का कार्य करती है और जो जर्मिनल सेल्स मात्र एकत्रीकरण का कार्य करती हैं, परंतु वीजमान ने यह सिद्ध किया कि सोमेटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है और जो उनका फंक्शन होता है वो भिन्न होता है। अतः डार्विन की पेंजिनवाद, जो पेंजिनोजेनेसिस का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, और मॉडर्न पीरियड में जेनेटिक की खोज होने के बाद में वीजमान के जो सिद्धांत दिया था वीजमान ने जर्म प्लाज्म थ्योरी, तो उसको ही मान्यता दी जाती है और इनका पेंजिनवाद जो फेलियर रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेंजिनवाद था वो पेंजिनवाद पूरी तरह से वैज्ञानिक था और वह अपने आप को नहीं समझा पाया, नहीं कर पाया आवश्यक।